मैं मुकेश कुमार अपने YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। बच्चों, मैं अपने इस लेक्चर में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाने जा रहा हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए हमारे साथ नोट्स बनाने के लिए। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुण। तो इसके बारे में बच्चों समझते हैं, जानते हैं इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है और इनकी कलर इनका कैसा होता है, इनकी स्मेल कैसी होती है और इनकी सोल्युबिलिटी क्या है और इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। इन सब पॉइंट्स के बारे में विस्तार से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 से लेकर के 9 तक होती है, C1 से लेकर के C9 तक, ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 से लेकर 9 तक है, वो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड कलरलेस हैं। वो सभी कार्बोक्सिलिक एसिड कलरलेस हैं और लिक्विड हैं। कलरलेस हैं और क्या हैं? लिक्विड है। कहने का मतलब, ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 से लेकर 9 तक है, वो सब रंगहीन द्रव हैं। वो सब रंगहीन द्रव हैं। अब बच्चों, इससे आगे की बात करते हैं। ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या ग्रेटर है C9 से, जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या C9 से अधिक है, वो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड भी कलरलेस हैं। वो सभी कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 9 से अधिक है, वो सभी भी कलरलेस हैं। बट ये सब मोम जैसे हैं, मोम जैसे ठोस हैं। एज सॉलिड ठोस हैं, एज वैक्स मोम जैसे ठोस हैं। कैसे हैं? वैक्स मीन्स मोम, मोम जैसे ठोस हैं। तो बच्चों, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 से लेकर 9 तक है, वो सब रंगहीन द्रव हैं। और ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 9 से अधिक है, 9 से अधिक में सभी आ जाएंगे, वो सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल रंगहीन और मोम जैसे ठोस हैं। अब बच्चों, अगले पॉइंट पर आते हैं। इनकी स्मेल की बात करते हैं। स्मेल के कैसी होती है, स्मेल की बात मैं करता हूं सेकंड पॉइंट में कि इनकी स्मेल कैसी होती है। तो बच्चों, ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, इन सभी की जो स्मेल होती है वो तीक्ष्ण होती है। कैसी होती है? तीक्ष्ण होती है। यानी कि वो कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 से लेकर 3 है, 1 से लेकर 3 तक है, वो सभी कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो गंध है वो तीक्ष्ण है। कैसी है? तीक्ष्ण गंध है। एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बच्चों COOH, क्या नाम इसका बताया गया था? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH, इट मीन्स एसिटिक एसिड। 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3CH2COOH। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड आएगा प्रोप। इन तीनों कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स आएगा एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। तो बच्चों, अगर इसका आईपीएसी नाम हम लिखेंगे तो इसका आईपीएसी नाम आएगा प्रोपेनोइक एसिड।
यहाँ पर बच्चों फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड ये मैंने कॉमन नाम लिख रखे हैं। नोमेनक्लेचर के बारे में मैंने लेक्चर नंबर 1 में डिटेल से समझाया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नेम कैसे राइट डाउन करते हैं। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे लेक्चर नंबर 1 को देख करके इनको समझ सकते हैं। तो यहां कहने का मतलब है कि ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1, 2 और 3 है, उनकी गंध तीव्र होती है। यानी कि फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड की जो स्मेल है वो तीव्र होती है। अब इसके आगे देखते हैं ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या C4 से लेकर C9 तक है, C4 से लेकर के C9 तक। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो स्मेल होती है वो सड़े मक्खन जैसी होती है, सड़े मक्खन जैसी स्मेल होती है। ठीक है बच्चों। और ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 9 से ज़्यादा है, वो सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि C9 से आगे के जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं सभी गंधहीन हैं, यानी कि उनकी कोई भी स्मेल नहीं होती है, यानी कि उनमें स्मेल नहीं होती है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने 2 पॉइंटों में डिस्कस किया। 2 पॉइंटों में आपको मैंने कलर बताया, फिजिकल स्टेट बताई और स्मेल बताई। तो बच्चों अब आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम अगली प्रॉपर्टी में आते हैं और डिस्कस करते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, इनके क्वथनांक के बारे में डिस्कस करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट BP, क्वथनांक। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो क्वथनांक होते हैं वो उनके संगत जो एल्डिहाइड यौगिक हैं या कीटोन यौगिक हैं उनसे अधिक होते हैं। इस बात को नोट कर लें कि कार्बोक्सिलिक बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्लों के बॉइलिंग पॉइंट अपने संगत एल्डिहाइड, अपने संगत एल्डिहाइड और कीटोन से अधिक होते हैं, अधिक होते हैं, अपने संगत एल्डिहाइड और कीटोन से अधिक होते हैं। अब बच्चों यहाँ संगत का मतलब ये है कि ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें एक कार्बन है तो उसके संगत जो एल्डिहाइड होगा वो एक कार्बन वाला ही होगा। ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें 2 कार्बन है तो उसके संगत जो एल्डिहाइड होगा वो 2 कार्बन वाला होगा। यानी कि इसका संगत का मतलब है कार्बन परमाणुओं की संख्या से। तो अब कार्बोक्सिलिक अम्लों के बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन जो उनके संगत है उनसे अधिक क्यों होते हैं? इसका मेन रीजन है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो अणु होते हैं वो आपस में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड? इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। अब बच्चों हाइड्रोजन बंध यहां आ गया तो जो बच्चे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं जानते हैं, 11th में हाइड्रोजन बॉन्ड था, उनको एक बार मैं इसको याद करा रहा हूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना सकता है और ये बनता कैसे है। तो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन एटम बनाता है। इसके लिए एक कंडीशन है कि ऐसा हाइड्रोजन एटम जो एक प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल सहसंयोजी बंध से जुड़ा हो। ऐसा हाइड्रोजन परमाणु जो किसी प्रबल ऋण विद्युतीय, यहां पर एक को हमने मान लिया प्रबल ऋण विद्युतीय, प्रबल ऋण विद्युतीय, ऐसा हाइड्रोजन परमाणु जो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु से जुड़ा हो। और
तो ऐसा हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए बिल्कुल रेडी रहता है। अगर अब इसके पास में कोई दूसरा प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु आ जाए, मान लो इसके पास में एक प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु बी आ जाता है, बी भी क्या है, प्रबल ऋण विद्युतीय। मान लिया कि बी क्या है, प्रबल ऋण विद्युतीय। तो ये हाइड्रोजन एटम इस बी परमाणु के साथ में एक वीक बॉन्ड बनाता है, जिसको हम डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं, और यही वीक बॉन्ड कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि बच्चों फिर एक बार हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा हाइड्रोजन एटम बनाता है, हाइड्रोजन एटम ऐसा वो हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जो किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो, और उसके पास कोई दूसरा प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु जब आ जाता है तो वो हाइड्रोजन एटम उस दूसरे प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ एक कमजोर बंध बनाता है, जिसको हम डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं और यही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक, अब बच्चों ये हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह का होता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बने, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बने, तो उसको बच्चों बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और अगर ये दो या दो से अधिक अणुओं के बीच में बने तब इसको कहते हैं बच्चों इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि इसमें इंटरमोलिकुलर में कम से कम दो अणु होंगे। कम से कम कितने अणु होंगे? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। और इंट्रामोलिकुलर में एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो बच्चों ये हाइड्रोजन बॉन्ड की कॉन्सेप्ट अल्कोहल में भी यूज हुई थी, यहाँ भी यूज हो रही है। तो इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड आखिर कौन सा हाइड्रोजन एटम बनाता है और किसके साथ बनाता है, और ये बॉन्ड किस तरह का है और ये कितने प्रकार का है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन सा हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और ये दो तरह का होता है। अगर एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बने तो उसको इंट्रामोलिकुलर कहते हैं, यानी कि अंतःअणुक। अंतःअणुक हिंदी में इसको बोलते हैं अंतःअणुक। और अगर ये दो या दो से अधिक अणुओं के बीच में बने तो इसको इंटरमोलिकुलर कहते हैं, यानी कि अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने दिमाग में फीड कर लो कि हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या। अब बच्चों यहाँ बात आती है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु आपस में अंतरा यानी कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जब दो अणु आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम डाइमर कहते हैं, डाइमर स्टेट कहते हैं, यानी कि द्विअणुक अवस्था कहते हैं। तो यहां कहने का मतलब है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो अणु हैं वो डाइमर स्टेट में रहते हैं, डाइमर स्टेट में रहते हैं। और यही मेन वजह है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन से अधिक होता है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ नहीं पाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल, जिस वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है। अब इसको देखो, अब इसको देखते हैं कि ये डाइमर आखिर बनाते कैसे हैं। देखो बच्चों, डाइमर के लिए दो अणु चाहिए। हमने यहाँ पर एक अणु ले लिया एल्कोहल का, एक अणु ले रहे हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का, एक ये और दूसरा ये बच्चों क्या है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक अणु है। ठीक है, अब इसके पास में हम एक दूसरा अणु लिखते हैं, एक दूसरा अणु लिख रहे हैं, दूसरा अणु लिख रहे हैं। कैसे? देखो बच्चों, इसको हमने इस तरह से लिख डाला, इसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे समझने की कोशिश करना हो क्या रहा है। एक अणु ये है, एक अणु ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, और एक अणु ये है, दोनों पास पास हैं। अब बच्चों यहाँ ध्यान दो
कि इसके पास भी हाइड्रोजन एटम है और इसके पास भी हाइड्रोजन एटम है। और हाइड्रोजन एटम ये किस स्टेट में है इनको समझो। यहां पर जो हाइड्रोजन एटम है वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। और इसी तरह का हाइड्रोजन एटम इस अणु के पास में है, ये भी ऑक्सीजन एटम से जुड़ा है जो कि एक प्रबल ऋण विद्युतीय है और कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब बच्चों एक बार ये और नोट कर लीजिए कि कौन से तत्व प्रबल ऋण विद्युतीय होते हैं, इनको याद कर लेंगे। प्रबल ऋण विद्युतीय, इसके लिए मैंने एक बताया था, एक वर्ड आप याद कर लो, फोन। फोन यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मोस्टली यही एटम यूज होते हैं प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के रूप में। और आगे जाएंगे तो इसको और आगे बढ़ा लो, फोन्सिल Br, फोन्सिल Br यानी कि क्लोरीन और ब्रोमीन को भी इसमें ऐड कर लो। तो ये 5 एटम ऐसे हैं जो प्रबल ऋण विद्युतीय हैं और इन्हीं का बार बार यूज होगा। तो यहां पर इनमें से ऑक्सीजन एटम यहां पर हमारे पास है, यानी कि हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम से जुड़ा है जो प्रबल ऋण विद्युतीय है, प्रबल ऋण विद्युतीय है। अब इस हाइड्रोजन एटम के पास में दूसरा प्रबल ऋण विद्युतीय एटम ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह का बॉन्ड यहां बन जाएगा, यानी कि ये बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। और बच्चों ये 2 अणुओं के बीच में बन रहा है, तो इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर। और ये क्या बन गया, ये बन गया डाइमर, डाइमर द्विअणुक अवस्था है। ये कैसी अवस्था है, द्विअणुक अवस्था है। तो बच्चों यही बात है, यही मेन रीजन है जिस वजह से कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक अपने संगत एल्डिहाइड और कीटोन से अधिक होते हैं, क्योंकि ये अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो बच्चों अब ये पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाता है, और जब बनाता है तो ये किस स्टेट में रहता है, ये डाइमर स्टेट में रहता है। और बच्चों यहां तक ये अपनी गैसीय अवस्था में भी डाइमर स्टेट में रहता है, गैसियस स्टेट में भी ये डाइमर अवस्था में रहता है। गैसीय अवस्था में भी यह क्या बनाता है, डाइमर बनाता है। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को अच्छे से नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट वाला, इससे क्वेश्चन आता है बोर्ड में। ठीक बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है बच्चों, अब अगला पॉइंट इसका देखते हैं और हम आते हैं इसकी सोल्युबिलिटी पर, विलेयता पर आते हैं। विलेयता इसकी चेक करते हैं कि ये कहां कहां विलेय है और क्यों विलेय है। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, सोल्युबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, विलेयता। अब विलेयता में देख लीजिए बच्चों, पहले वाटर से चेक करते हैं इसकी विलेयता। निम्न अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में आसानी से घुल जाते हैं, जल में आसानी से घुल जाते हैं, किंतु अणुभार बढ़ने पर इनमें उपस्थित एल्किल समूह के द्रवरोधी गुण के कारण इनकी जल में विलेयता घटती है।
इनकी जल में विलेयता घटती है। जल में विलेयता घटती है। अब देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में आसानी से घुल जाते हैं, क्यों? अब इस बात का आंसर है, इसका आंसर है कार्बोक्सिलिक अम्ल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि निम्न अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में आसानी से घुल जाते हैं, क्योंकि इसको वहीं से कनेक्ट करिए बच्चों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, किंतु अणुभार बढ़ने पर इनमें उपस्थित एल्किल समूह के द्रवरोधी गुण के कारण, एल्किल समूह द्रवरोधी होता है, कारण इनकी जल में विलेयता घटती है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। कार्बोक्सिलिक अम्ल हम यहां एक बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड OH। ये एक जनरल फार्मूला है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, मैंने बनाया। अब देखते हैं बच्चों, इसके पास एक हाइड्रोजन एटम ये ऐसा है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अगर इसके पास में कोई एक प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु आ जाए, इनमें से फोन्सिल Br में से कोई एक एटम अगर इस हाइड्रोजन एटम के पास में आ जाए तो ये तुरंत उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। अब इसको तो डाला है वाटर में, तो वाटर में H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, तो एक मॉलिक्यूल वाटर का आ गया, एक मॉलिक्यूल वाटर का इसके पास सपोज करो आया, तो ये हाइड्रोजन एटम तो बॉन्ड बनाने के लिए तैयार बैठा है, बस इसको देरी थी प्रबल दृढ़ विद्युतीय परमाणु के पास में आने की। तो वाटर के पास प्रबल दृढ़ विद्युतीय परमाणु ऑक्सीजन है, तो ये हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक अम्ल का तुरंत इस वाटर के ऑक्सीजन एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह से यहाँ एक वाटर का मॉलिक्यूल से आप चेक कर सकते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल सपोज करो यहाँ आ गया, वो तो उसके आसपास होंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल को पानी में घोल दिया है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ ये हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है। अब इसको क्या, इसको प्रबल दृढ़ विद्युतीय परमाणु की आवश्यकता थी, जो इसको यहाँ आसानी से मिल रहा है ऑक्सीजन एटम के रूप में, तो ये तुरंत इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, जिस वजह से कार्बोक्सिलिक अम्ल पानी में विलेय है, कार्बोक्सिलिक अम्ल पानी में विलेय है। अब बच्चों आगे की पिक्चर देखते हैं, आगे ये विलेय, इसकी विलेयता घटने क्यों लगती है। बच्चों ये एल्किल समूह है, एल्किल समूह की प्रवृत्ति होती है द्रवरोधी की, द्रव में घुलने का ये विरोध करता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है एल्किल ग्रुप। तो जैसे अब आप यहाँ पे देखिए, इसको अगर हमने स्टार्टिंग में H रख दिया, क्या रख दिया, HCOOH, तो यहाँ अभी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कार्बन है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन के खींचने की या एल्किल ग्रुप की द्रवरोधी होने की प्रवृत्ति का अभी यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ कार्बन नहीं है। तो इट मीन्स कार्बोक्सिलिक फॉर्मिक अम्ल पानी में आसानी से घुल जाएगा। अब सपोज करो हमने यहाँ पे लिख दिया CH3, तो एक कार्बन बढ़ा, तो पहले की तुलना में अब इसका अणुभार बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले हाइड्रोजन था, अब 2 हाइड्रोजन और हो गए और एक कार्बन हो गया, तो अणुभार बढ़ रहा है। जैसे जैसे आकार बढ़ेगा वैसे वैसे अणुभार बढ़ेगा। तो अब सपोज करो CH3 की जगह हमने C2H5 लिख दिया, तो ये चेन बढ़ेगी, ये हो गया CH3 CH2, और इसके आगे जब बढ़ेंगे तो हो जाएगा C3H7, इसको ऐसे लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का आकार बढ़ेगा, ये चेन बढ़ेगी, वैसे वैसे इसका अणुभार बढ़ेगा, इसका अणुभार बढ़ेगा। चेन बढ़ने से क्या होगा कि ये जो एल्किल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा।
तो जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का ये विरोध करेगा। जैसे जैसे आकार बढ़ेगा वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की इसकी पावर बढ़ती चली जाएगी और कार्बोक्सिलिक अम्ल पानी में धीरे धीरे घुलना, यानी कि पानी में घुलने की इसकी जो विलेयता है वो धीरे धीरे घटती जाएगी और अधिक अणुभार होने पर ये पानी में अवलेय हो जाते हैं। तो वही बात को मैंने पॉइंट किया है, किंतु अणुभार बढ़ने पर इनमें उपस्थित एल्किल समूह के द्रव विरोधी गुण के कारण इनकी जल में विलेयता घटती है। ठीक है बच्चों, तो निम्न अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में आसानी से घुल जाते हैं, किंतु उच्च अणुभार वाले अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं, यानी कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनकी पानी में विलेयता घटती चली जाती है। अब देखिए, ये तो पानी में विलेयता की बात हुई, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक जितने भी विलायक हैं उनमें ये सब पूरी तरह से विलेय हैं, पूर्ण विलेय हैं, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हैं वो कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से विलेय हैं। तो ये बच्चों थी कार्बोक्सिलिक अम्लों की फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिनको मैंने एक्सप्लेन किया। इनको आप नोट कर लेंगे और इनको समझ करके तैयार कर लेंगे, क्योंकि इनसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और मेनली पॉइंट 3 और पॉइंट 4 से, बॉइलिंग पॉइंट से और सोल्युबिलिटी से क्वेश्चन बनता है। तो इसको नोट दिमाग में रखें, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। तो बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।